नीट का पेपर लीक होने के बाद यूजीसी का भी एग्जाम कैंसिल हो चुका है और इस विषय के ऊपर, पेपर लीक के विषय के ऊपर आज स्टोरी करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज ही के दिन बैक टू बैक तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, दो 3 घंटे के अंतर पे। सुबह में नीरज कुमार ने बिहार में किया, फिर उसके बाद ही 3 से 4 घंटे के बाद फिर से बिहार के अंदर ही विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने किया। नीरज कुमार जेडीयू के चीफ स्पोक पर्सन है। उसके बाद फिर शाम को उन दोनों करने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में इसी विषय के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मतलब कि साफ साफ है ये मामला बहुत बड़ा हो गया है और इसके ऊपर सारी क्लियरिटी पाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को समझने के लिए आप ऐसे देख लीजिए कि तीनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन तीनों ने अलग अलग मुद्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसी एक मुद्दे के अलग अलग पक्ष को बताया है। विजय सिन्हा का मुख्य जो लबोलिबाब था वो ये था कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको जहां पे रुकवाया गया था, जिस गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था, उसके लिए फोन कॉल जो आया था उसके तार तेजस्वी यादव उनके पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी के साथ बहुत गहरे ढंग से जुड़े हुए हैं। जो नीरज कुमार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया वो यही उठाया कि हर मामले के ऊपर तेजस्वी यादव सबसे आगे होते हैं बोलने के लिए। जब बिहार में कोई भी करप्शन, कोई भी कहीं कोई छोटी सी भी घटना घटती है तो वो बोलने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक तेजस्वी यादव मौन क्यों है, चुप क्यों है, जो कि बड़ा सवाल है। और ये दोनों के कनेक्शन है, उस फोन कॉल का इनके चुप्पी के साथ कनेक्शन है। और तीसरा जो राहुल गांधी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठाया उन्होंने कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ताधारी दल हो, जब वो अपने जाति, अपने एफिलिएटेड, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों को अपॉइंट करती है, अलग अलग नौकरियों में उनका ट्रांसफर करवाती है और उसको नौकरी देती है, तो उसके कारण ये सारा का सारा करप्शन होता है। अगर आप एफिलिएशन, आइडेंटिटी और कास्ट या फिर वो धर्म या फिर अपनी आइडियोलॉजी के आधार पे इस तरह का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो इस तरह के केसेस नहीं आएगा। बहुत बड़ा चीज़ ये, इसको रोका जा सकता है। इसका भी संबंध नीरज कुमार और विजय सिन्हा के केस से है, क्योंकि नीरज कुमार जो विजय सिन्हा जो फोन कॉल की बात कर रहे हैं उसका कनेक्शन तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी और जो यादविंदु जो अरेस्ट हुए हैं, जो इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर जो इसमें मामले में डायरेक्ट शामिल हैं, उन दोनों के ट्रांसफर के साथ बहुत गहरा संबंध है तेजस्वी यादव जी का, और उसका संबंध है तेजस्वी यादव जी के चुप्पी के साथ। यानी कि ये तीनों मामला जो तीनों ने उठाया है एक दूसरे के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। अब इसमें आ जाइए कि फोन कॉल और ये तीनों चीजें हो गई। अब इसके अंदर थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन भी है, और मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि कब ट्रांसफर हुआ है यादविंदु का, उसके ऊपर डाउट है। और उसमें खास करके एक जर्नलिस्ट हैं संतोष, यहाँ पे जन स्वराज चलाते हैं, उन्होंने बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और उसको उन्होंने ऐसे जोड़ा है कि जब तेजस्वी यादव आए हैं तब उन्होंने जहानाबाद से उसका ट्रांसफर करा करके पटना लाया क्योंकि मिनिस्ट्री उनके पास थी, जो कि बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। और ये सारा का सारा हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या कनेक्शन है वो अरेस्टेड लोगों का, जो लोग इस पूरे केस में शामिल है, उसका लालू फैमिली के साथ, लालू परिवार के साथ, लालू यादव जब जेल में थे उसका साथ क्या संबंध है। ये सब कुछ डोमेन में ऑलरेडी है, लेकिन ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है पूरा सिलसिलेवार ढंग से एक एक चीज आपको बताएंगे। तो आप शुरू कीजिए स्टार्टिंग से। 5 मई को आप जब अगर जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर को अगर आप पढ़ेंगे तो 5 मई को पुलिस को सूचना मिलती है कि बेली रोड पे एक झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी घूम रही है। उसके ऊपर रेड किया जाता है, वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कैसे क्या रेड होता है, उस डिटेल रेड में पकड़ा जाता है और उसी में यादविंदु को पकड़ा जाता है, जो वहां पे थे सिकंदर यादविंदु, जो इसका नाम तैर रहा है, जो जूनियर इंजीनियर थे इसके जल संसाधन विभाग में पहले थे, उसके बाद फिर नगर विकास विभाग में आ जाते हैं, जो कि तेजस्वी यादव के पास जब वो 22-23 में सरकार में थे तब उनके पास था। अब इसके साथ साथ और रेड होता है, जहां परीक्षा सेंटर है, परीक्षा सेंटर से अरेस्ट किया जाता है अनुराग यादव को, और उसके बाद फिर NHAI इसके गेस्ट हाउस से अभिनव कुमार को अरेस्ट किया जाता है। जो विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें वो उसी डिटेल की बात कर रहे हैं कि आखिर इस व्यक्ति को वो NHAI का गेस्ट हाउस मिला कैसे। उसमें उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि 1 तारीख को फोन कॉल आया है प्रदीप कुमार का, प्रदीप कुमार पीएस हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं तेजस्वी यादव का, गेस्ट हाउस के पास, और गेस्ट हाउस को बोला गया बुक करने के लिए, उन्होंने नहीं माना, नहीं बुक किया। तो 4 तारीख को फिर से सुबह में 8:49 पे फिर से एक कॉल आया और फिर उसको बुक किया गया और एक कमरा इनके लिए बुक किया गया था और वहीं पे ये रुके हुए थे। 3 बार फोन आया था। ये सब कुछ डिटेल आप विजय सिन्हा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं।
अब विजय सिन्हा जो है, ये प्रदीप कुमार जो है वो पहले थे पथ निर्माण में, जब तेजस्वी यादव जी थे वहाँ पे मिनिस्ट्री थे, जब 22-23 में जब सरकार महागठबंधन की जनवरी 24 तक थी तब वो मिनिस्ट्री में थे वहाँ पे, तो इनका कनेक्शन वहाँ से था। अब वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो चुके हैं, तो अब इनके पर्सनल सेक्रेटरी बने हुए हैं। ये एक व्यक्ति एक जो पेपर लीक मामले में पकड़ा गया है उसके लिए कमरा बुक कराते हैं और उसमें शामिल होते हैं आपके सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर यादवेंदु भी वहाँ पे फ़ोन करते हैं। अब सिकंदर यादवेंदु की कहानी बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसे है कि ये झारखंड नंबर जो अरेस्ट हुआ है, ये झारखंड की गाड़ी का नंबर है, डस्टर गाड़ी जिसमें अरेस्ट हुए हैं ये रहते हैं, इनका पूरा परिवार झारखंड में रहता है। नौकरी का पता नहीं हमें, इनके बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, अभी गैप्स हैं, डॉट्स हैं जिसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। नौकरी इनको कब मिली हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है संभवतः इनको 2015-16 में जब तेजस्वी यादव की सरकार थी तभी मिला था, क्योंकि जब झारखंड में जेल में बंद थे लालू यादव तब कहते हैं कि इनके घर से ही पूरा खाना पानी उनके यहाँ पहुँचता था, तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। अब ये झारखंड में थे, नौकरी लगती है बिहार में, और बिहार में ये पहले पटना में ही रहते हैं जल संसाधन विभाग में। फिर जब सरकार गिरती है तो 2021 में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है अरवल में इनको भेज दिया जाता है, जो कि छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर जो संतोष कुमार ने, जर्नलिस्ट ने जो इन्फॉर्मेशन जन स्वराज वाले ने दिया है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसको अरवल से लाया गया तब जब तेजस्वी यादव जी बने उप मुख्यमंत्री और उनको पथ निर्माण विभाग और उनको नगर विकास का उनको दायित्व मंत्री वो बने। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र, जो सिकंदर यादवेंदु है, उनका ट्रांसफ़र ऑलरेडी का लेटर जो है वो 30 जून 2022 का है, और बिहार में सरकार जो आई है तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन वाली, वो आई है 10 अगस्त को, यानी कि लगभग इसमें जुलाई और 1 महीने 10 दिन का गैप है। तो ये संभव है नहीं, तो ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है जहाँ तक ये फैलाया गया है। अब उसके बाद आ जाइए कि लालू फैमिली के साथ जो इनका कनेक्शन था, लेकिन ये इसका एक और कनेक्शन है कि ठीक है वहाँ पे ट्रांसफ़र में हो सकता है इसका डिटेलिंग और हो, हालांकि जो हमने बात किया एक और इसका कनेक्शन ऐसे है कि जो दानापुर में ये पोस्टेड थे, दानापुर नगर विकास परिषद के एरिए में इनका क्षेत्र था, जो यादवेंदु सिकंदर यादवेंदु है, और उसी क्षेत्र के जो नगर विकास के चेयरमैन हैं, अभी जो चेयरमैन हैं वो है दीपक यादव, जो है दीपक मेहता, उनकी पत्नी है, उनका नाम है शिल्पी मेहता। शिल्पी मेहता अभी चेयरमैन हैं, और शिल्पी मेहता के साथ इनके अच्छे संबंध नहीं है। दोनों में झड़प हुई है। शिल्पी मेहता से जो हमारी बातचीत हुई उसमें उनको नहीं पता कि कब कैसे झड़प हुई, वो लेटर देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन शिल्पी मेहता ने रिटर्न लेटर कंप्लेन लिखा है इनके खिलाफ, और उनके हिसाब से, और ये लिखा है दिसंबर 2022 के बाद, क्योंकि दिसंबर 2022 में वो बनते ही हैं चेयरमैन वहाँ के, तो उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं इनके खिलाफ, लेकिन इनके खिलाफ कंप्लेन का ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि जेडीयू के कुछ नेताओं का अगर माने तो उनके हिसाब से एक्शन लिया जाता है, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? अरवल बता रहे हैं, लेकिन अरवल तो ट्रांसफ़र उनका 2021 में ही हो चुका है। तो ये जो झोल है, ये जो गड़बड़ है। लेकिन शिल्पी यादव का कहना है, शिल्पी मेहता का कहना है कि ट्रांसफ़र वगैरह कोई नहीं लिया गया एक्शन, क्योंकि ये खास थे तेजस्वी यादव के। अब इसका कनेक्शन और पहले जाता है, जो आपके दीपक मेहता हैं, जेडीयू के लीडर हैं, उनके मर्डर केस के साथ कुछ कनेक्शन इनका बनता हुआ दिख रहा है। जब दीपक मेहता थे वहाँ के डिप्टी चेयरमैन, यानी कि उपाध्यक्ष हुआ करते थे दानापुर के क्षेत्र के ही, तो वहाँ पे इनके साथ यादवेंदु के साथ झड़प होता था, और उस झड़प के बाद मार्च 2022 में ही उनकी हत्या होती है। अब इस हत्या में, दीपक मेहता हत्या केस में इंपॉर्टेंट यह है कि मार्च 2022 में उनकी हत्या होती है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन जो है, उनके जो मर्डर जो केस हुआ था उस पे जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जो शिव गोप, वो भी यादव हैं, शिव गोप जो पकड़े गए हैं, वो रीतलाल यादव जी का पिताजी का देहांत हुआ था, तो दीघा घाट पे उनका दाह संस्कार हो रहा था, उस दाह संस्कार में ही उनको पकड़ा गया है। और ये भी नोट करने की ज़रूरत है कि जिस दिन पकड़ा गया, 21 ये जो पकड़ने का डेट है इनका, 21 फरवरी को पकड़ा गया है इनको, गोप को, जो शिव गोप हैं, रीतलाल यादव के फादर के अंत्येष्टि जो उनका दाह संस्कार हो रहा था। यानी कि 2022 में हत्या होती है, और उसके बाद सरकार आ जाती है तेजस्वी यादव की, और उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जैसे ही
26 जनवरी 25 जनवरी को सरकार गिरती है तेजस्वी यादव की यहाँ पे, और 1 महीने के भीतर 21 फरवरी को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके बीच में आपसी झड़प है और रीतलाल यादव भी उसी दानापुर क्षेत्र के विधायक हैं आरजेडी से। तो ये कनेक्शन कुछ कुछ बनता हुआ दिख रहा है। हमें नहीं पता कि क्या इसके बीच में संबंध आपसी इतना है, क्योंकि ये जो दीपक मेहता शिल्पी मेहता वाला जो मैटर है, वो लेटर कब उन्होंने लेटर लिखा, किस डेट में लिखा, क्या एक्शन उसके ऊपर लिया गया और कब से ये नौकरी कर रहे हैं यादवेंदु, ये सब बहुत सारे से सवाल हैं। कब उनका ट्रांसफ़र कितनी बार हुआ, कहाँ कहाँ किए, ये हमारे हाथ नहीं लगा है। जो भी ऑफिशियल या फिर जो भी जेडीयू आरजेडी के या फिर जो भी बीजेपी के नेता हैं जो इस सवाल को उठा रहे हैं बार बार, उनको इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये मामला क्लियर होगा। लेकिन इतना तो क्लियर है, 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर साफ साफ है कि जो पकड़ा गया है सिकंदर यादवेंदु, उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है लालू फैमिली के साथ। जो प्रदीप है उनका सिकंदर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और प्रदीप पीएस हैं उनके तेजस्वी यादव के आज भी। उसके पहले वो पथ निर्माण विभाग में भी रह चुके हैं, तेजस्वी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये सब पूरा कहानी अगर आप सही से देखेंगे तो ये एक बड़ा मामला, क्या इसकी संभावना है कि बिहार में फिर से रंजीत डॉन पार्ट 2 होने वाला है? क्योंकि रंजीत डॉन पार्ट 1 में जब 2000 का आसपास का जब वो मामला चल रहा था, 2016 तक का जो मामला चला था, उसमें उसी दौरान लालू यादव की 2 बेटियां, जो एक मीसा भारती हैं, एक रोहिणी आचार्य हैं, ये दोनों MBBS की डिग्री ली है और ये सब लोग जानते हैं कि ये फेक डिग्री है। कहाँ से आया एग्जैक्ट कनेक्शन नहीं पता है, लेकिन सब लोग पॉपुलर परसेप्शन यही है कि ये वहीं से आया है, फेक डिग्री इन्होंने लिया है, क्योंकि आज तक पैरासीटामोल भी उन्होंने किसी को नहीं दिया है, ना तो रोहिणी ने ना ही मीसा भारती ने। अब उसका कनेक्शन एक और ऐसे है कि जो सिकंदर यादवेंदु हैं, इनके 2 बच्चे हैं और दोनों के दोनों MBBS का पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों का एडमिशन हो चुका है। और ये कई लोगों का, भाई जब पूरी दुनिया को ये MBBS करवा रहे हैं, नेट का पेपर लीक करवा रहे हैं, तो ये फिर अपने बच्चों का भी लीक करवा सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि अगले साल संभवतः कम धांधली हो या न भी धांधली बिल्कुल बराबर हो अगले नीट के पेपर में। लेकिन इस पूरे मामले में 2-3 चीज़ें क्लियर है, लेकिन 2-3 चीज़ें मिसकॉन्सेप्शन है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए भाजपा और जेडीयू के नेताओं को, क्योंकि आरजेडी तो नहीं करेगी। कि और यही सवाल उठा रहे थे नीरज कुमार कि चुप्पी क्यों है तेजस्वी यादव जी का? चुप्पी इसीलिए है क्योंकि इस कनेक्शन के कारण। इस कनेक्शन को और थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। अगर हमें ये कनेक्शन और क्लियर मिलता है तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। अगले वीडियो में हम हिंदुस्तान के अंदर जो पेपर लीक का पूरा इतिहास है, किस राज्य का, किस जगह का, कब कहाँ कितना पेपर लीक हुआ है, कितने फेमस पेपर लीक के मामले में, उसका पूरा स्टोरी हम आपको बताएंगे। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।